हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का राव कैरियर इंस्टीट्यूट देहरादून बल्लभपुर चौक में स्वागत है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स को लेकर के अपनी एक सीरीज, जिसमें कि हम वन शॉट में आपका जो क्रैश कोर्स है, स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है नीट और सीयूटी को ध्यान में रखते हुए, उसको कंप्लीट करेंगे। और भी क्लासेस आपकी हैं जो कि अभी टाइम टू टाइम स्टार्ट होने वाली है, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। तो आप लोग जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं फॉर क्रैश कोर्स। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स का पार्ट। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम ये सीरीज लेके जाएंगे उसको थोड़ा रफ्तार के साथ लेके जाएंगे। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बेसिक लेवल पर चीज़ों को समझा है, फिजिक्स को एक बार सिलेबस किया है, और इसके बाद हम क्विकली रिवाइज करेंगे। कुछ पीवाईक्यू हमने लास्ट में ऐड किए हैं, किस तरह से उनको अप्रोच करना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड, और किस तरह का क्वेश्चन वो पूछ रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, जैसा कि हम समझते हैं कि जो मोशन इन 1D है, ये आपका मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स का शुरुआती वाला पार्ट है ना। काइनेमेटिक्स मतलब होता है जहां पर हम मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं विदाउट नोइंग इट्स काउज। हम जानते हैं कि जो मोशन का काउज है वो बेसिकली फोर्स है, फोर्स मोशन को जनरेट करता है। पर यहां पर हम फोर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। कई बार, ठीक है। अच्छा, एक बात और, हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू ma होता है, फोर्स मतलब m इंटू a होता है, ये भी हम जानते हैं। तो एक्सेलरेशन तो हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, पर मास का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को नोट रखना, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मोशन के साथ। हम ये चीज जानते हैं कि अगर हम कहें कि कोई चीज मोशन में है, तो इसका क्या मतलब है। मोशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में हो रहा होता है। मतलब हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा पहले कि मोशन अगर हो रहा है तो किस ऑब्जेक्ट, किस पॉइंट या किस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। एक बार, ठीक है। चलिए, तो इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its surrounding with time, then it is called in motion। ठीक है, मतलब मोशन एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब क्या हुआ कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसके बारे में बात करनी जरूरी है। समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि अगर मैं और मेरा दोस्त गाड़ी में बैठे हैं, एक बस में बैठे हैं मान लीजिए, और बस मूव कर रही है ना। तो अगर हमें कोई दोस्त बाहर से देख रहा है तो वो बोलेगा कि हम दोनों मोशन में हैं। क्यों? क्योंकि वो बस जो है वो मूव कर रही है। पर अगर मैं कहूं कि क्या मैं मोशन में हूं, जो मेरे दोस्त अंदर बैठा है, तो बोलेगा नहीं, तू तो रेस्ट में है। कई बार, ठीक है, क्योंकि वो हम दोनों के दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे। तो इसका मतलब किसी के लिए मैं मोशन में हूं और किसी के लिए मैं रेस्ट में हूं। कई बार, ठीक है। तो मैं ये कहूं कि मैं मोशन में हूं या मैं ये कहूं कि मैं रेस्ट में हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। बेसिकली ये रिलेटिव है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, जनरली हम कहते हैं कि अगर अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट जो है वो अपना पोजीशन शिफ्ट करता है, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो वो मोशन में है। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज लिखी है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। इट मींस एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, है ना, वन फ्रेम कैन बी मोशन इन अनदर फ्रेम। जो चीज मैंने आपको कही वही लिखी हुई है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो डायमेंशन है, उसका जो वॉल्यूम है, वो उसके मोशन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट हम जनरली बहुत इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी की बात नहीं करते हैं, है ना, अभी फिलहाल के लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब मोशन बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन बेसिकली हम अगर डायमेंशन के अनुसार पढ़ें तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, तीन तरीके से हम मोशन को तोड़ते हैं। वन डायमेंशन में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, कंफ्यूज करने की बात नहीं है। वन डायमेंशन मोशन का मतलब होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, टू डायमेंशन का मोशन होगा तब जब कोई मोशन किसी प्लेन में हो रहा हो। जब मोशन किसी प्लेन में हो रहा हो तो उसे बोलूंगा टू डायमेंशनल मोशन। और थ्री डायमेंशनल मोशन मतलब जब वो स्पेस में हो रहा हो, एक्स वाई जेड में हो रहा हो। देखिए एक बात समझिए, फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी चीज है, हम इसको थोड़ा समझते भी हैं। मैं क्विकली रिकैप करा देता हूं आपको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक ऑब्जर्वर। मतलब फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है कि भाई किसी का स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, क्या चेंजेस आए, कोई चीज गिरी, उस पर फोर्स लगा, मल्टीपल एक्शन पढ़ रहे हैं। या फिर मैकेनिक्स में हम जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन का स्टडी कर रहे हैं, ये तो बात है। पर वो स्टडी कौन कर रहा है और कहां से कर रहा है, किस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कर रहा है, उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या चीज ठीक है?
तो इसका मतलब फिजिक्स को जब भी हम पढ़ते हैं या फिजिक्स में कोई भी चीज सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब वो जो कि मोशन या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को नोट कर रहा होगा, जो उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकाल रहा होगा। ठीक है ना। फिजिक्स में क्या होता है, अपने पास एक सिचुएशन है, फिर बीच में एक मॉडल है, मतलब इक्वेशन वगैरह वगैरह, और लास्ट में कुछ कंक्लूजन है। ये तो फिजिक्स है कि नहीं। तो ये सब परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए एक ऑब्जर्वर और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात कहूं तो आप सिंपली समझ लीजिए कि एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि यहां पर एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स मतलब भुज और कोटि, कार्तीय तल, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करूं, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे मोशन कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पर, मान लीजिए वो इस स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा है। तो अगर वो पॉइंट ए पर है, मान लीजिए अगर वो पॉइंट ए पर है और यहां पर कोई पॉइंट बी मेरे पास है, तो आप कहोगे कि यहां पर इसके कोऑर्डिनेट कुछ x1 y1 होंगे और यहां पर कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके मोशन को, मतलब इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए x1 y1 x2 y2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वन डायमेंशनल मोशन है, ये तो 2D में दिख रहा है, मतलब एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये एक वन डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन नहीं है। ऑल्दो ये 2D में हमने एम्बेडेड करा हुआ है, मतलब 2 डायमेंशन में शो किया है, पर ये मोशन अभी भी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब होगा वन डायमेंशनल मोशन, चाहे आप उसे एक्स वाई में दिखाओ, एक्स वाई जेड में दिखाओ, हर स्ट्रेट लाइन मोशन 1D मोशन होता है। क्या ये बात ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे क्या इसमें एक्स वाई आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, अब क्या होगा, बेसिक बातें, ठीक है। चलिए, 2 डायमेंशनल मोशन, जैसे कि हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सर्कुलर मोशन है तो 2 डायमेंशनल मोशन हुआ, या प्रोजेक्टाइल मोशन है तो वो भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है। बेसिकली जो एक प्लेन में हो रहा हो, प्लेन समझते हैं हम, समतल, है ना। तो प्लेन में अगर मोशन हो रहा है तो वो 2 डायमेंशनल मोशन है। और 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल, जैसे कोई मक्खी है, वो इस कमरे में कहीं घूम रही है, तो वो कभी इधर जा रही, इधर इधर। बेसिकली इसके लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं डिफाइन करने के लिए, इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, और इसके लिए एक कोऑर्डिनेट में काम चल जाता है, इसलिए उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ऑल्दो यहाँ पर मैंने x और y दिखा रखा है, पर अगर मुझे इसको डिस्क्राइब करना होगा तो मैं इसको सिंगल फंक्शन ऑफ x में दिखा दूंगा और वो मेरे लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, इतना डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट मेरे पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होगा कि आप किसी भी मोशन को स्टडी कहां से कर रहे हो, ये होगा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल सी बात है, इतना समझना है कि अगर मैं कहूं कि यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है मान लीजिए, और मैं किसी बच्चे को पूछूं कि भाई ये पॉइंट जो है कहां आपको दिख रहा है, तो मुझे कहेगा कि ये थोड़ा सेंटर में है। किसी और से पूछूं तो वो बोलेगा कि नहीं थोड़ा राइट में है, कोई बोलेगा डाउन में है, इसके बगल में। ये क्या बात हुई, फिजिक्स में ये नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई एक काम करो, यहां पर एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेट कर दो। मैंने ये बना दिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब ये एक्स पर कुछ होगा, वाई पर कुछ होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ निकलेंगे। मान लो कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, मान लीजिए। तो अब मैं इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हैं, किसी से भी पूछ लूं कि ये पार्टिकल है कहां पर, बेसिकली इसकी पोजीशन कहां है, तो फिक्स हो गया कि सर वो ए कॉमा बी पर है, मतलब एक्स पर इतना और वाई पर इतना है। क्या चीज ठीक है। तो जो ये मेरा काम आसान हुआ है इस पार्टिकल के पोजीशन को बताने का, है ना, ये सिंपलिसिटी जो है वो क्यों आई है, वो आई है ड्यू टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो कोई भी मोशन मेरे पास है, उसका पोजीशन, उसका वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन एंड सो ऑन, जितनी भी चीजें हम करेंगे उनको बताने के लिए मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। क्या बात ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और समझेंगे कि किस तरीके से इसे अप्लाई करना है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और पाथ लेंथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम पढ़ते आए हैं भाई, है ना, कक्षा 9वीं 10वीं से यही पढ़ते आ रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट कितनी टोटल पाथ कवर करता है एक जर्नी में, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि चलना शुरू करता है ऐसे और यूं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो जो टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ होगा, ये पाथ, ये कर्व, ये क्या है इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर ये यहां से वापस लौट जाए ऐसे इस पाथ पे, मान लो ये सी है और ये डी है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो ये आपको सी दिख रहा है और ये डी दिख रहा है, टोटल लेंथ ये प्लस ये इसका टोटल डिस्टेंस हुआ।
इतना हम जानते हैं। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर में होता है। इसमें लिखा भी है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका काम सिर्फ मैग्नीट्यूड से चल जाए, बिना डायरेक्शन के भी वो डिफाइन हो जाए, उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी, जिसका काम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ना चले, इसका मतलब जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। कई बार ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस अपने पास क्या है भाई? इट कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो ड्यूरिंग द मोशन। स्केलर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर है, एम है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला एम, ओ सॉरी एल, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम एल वन और टी ये जीरो जीरो, यही तो होगा ना, लेंथ है ना, तो मीटर में हुआ। चलिए आगे बढ़े। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भाई एक तरह का वेक्टर है। इसका मतलब ये कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा? वो होगी एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये लाइन, ये लाइन। तो ये लाइन क्या है? ये लाइन इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये लाइन क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं कह रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है। कई बार ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से इधर जाए और फिर वापस लौट के यहां आ जाए, तो डिस्टेंस तो इसने ट्रेवल किया है, क्योंकि एक्चुअल पाथ कुछ ना कुछ तो चला। पर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या होगा? इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। कई बार ठीक है। सुनिए, हमने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये कि अगर मैं ये कहूं कि यहां पर मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि अभी जीरो पर है, ये 4 मीटर इधर चला गया और फिर ये वापस आया और फिर ये 2 मीटर अपनी इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट में गया, तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोल रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आया। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन से पीछे चले जाना। एक बात ध्यान रखिएगा भाई, जो हम मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, इसमें जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, मतलब जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मान लीजिए, जिसको मैंने एक्स और वाई में बोला, उसको चूज करना आपकी मर्जी है। मतलब हम ये जानते हैं कि भाई ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं और नीचे को नेगेटिव बोलते हैं, ये हमारा कन्वेंशन है। अगर आप चाहो तो नीचे को पॉजिटिव बोल दो और ऊपर को नेगेटिव बोल दो, तो भी आपका आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। आपकी मर्जी होती है कि बस ध्यान ये रखिएगा कि अगर एक साइड पॉजिटिव तो दूसरी साइड नेगेटिव, बात खत्म। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आपकी मर्जी है, ठीक है, जिसको पॉजिटिव बोलना है बोलो। पर एक क्वेश्चन में एक बार जब आप इसको सेट कर देंगे तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपको हर क्वांटिटी को वैसे ही मेजर करना होगा। कई बार ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पास। डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 एंड दिस, है ना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एसआई यूनिट इसकी मीटर है। कई बार ठीक है। और ये भी हम जानते हैं भाई कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ये तो बड़ा होगा, ये तो बराबर होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से मॉड लगा दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पर डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है भाई? अब मान लीजिए कि यहां पर मेरे पास एक पार्टिकल है, सपोज मैं इस स्लाइड पर जाता हूं। देखिए यहां पर x है और यहां पर मेरे पास y है। यहां पर एक पार्टिकल मेरे पास है a पॉइंट पर, ठीक है। इसने क्या किया? टाइम के साथ साथ अपना जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज किया। मान लीजिए टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो टाइम बढ़ रहा है और इसने अपना कोऑर्डिनेट चेंज किया, मतलब ये ए से बी पर चला गया, ए से बी पर चला गया। तो हम ये बात जानते हैं कि यहां से यहां तक इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा। अगर मोशन वन डायमेंशन है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होता क्या है दो पॉइंट के बीच में? स्ट्रेट लाइन। और जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात हुई। अरे बोलो, सही है ना। चलिए, तो अगर यहां से यहां तक ये गया ऑब्जेक्ट, तो कितने टाइम में कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्या है? इसकी स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होगा कि पार्टिकल कितना तेज है या कितना स्लो है। इसका मतलब ये कि
अगर मैं इसको डेफिनेशन दूं तो 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, वो इसकी स्पीड होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो बातें हैं। हमने कहा कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो इससे आएगा स्पीड डिस्टेंस से, और डिस्प्लेसमेंट से आएगा वेलोसिटी। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू, मतलब स्पीड भी और वेलोसिटी भी। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पर दोनों क्या दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट के मोशन को। अच्छा, मोशन का मतलब क्या होता है, देखिए जनरली मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी, जनरली। ठीक है, अगर मैं कहूं कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या उसका वेलोसिटी 0 है। अगर मैं कह रहा हूं कि मोशन ज्यादा हो रहा है, मतलब मोशन तेज हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मोशन जो है वो कम कम हो रहा है, तो वेलोसिटी घट रही है या डिक्रीजिंग है। बेसिकली मोशन का मतलब होगा, मेरा बोलने का मतलब जो मोशन से है वो है वेलोसिटी। कई बार ठीक है, चलिए। तो स्पीड मेरे पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये मेरे पास स्पीड है। इसका जो यूनिट होगा क्या होगा भाई, डिस्टेंस क्या होता है मीटर, और ये क्या होता है सेकंड, इसका मतलब मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज m l1t-1। ठीक है, lt-1। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना लगा उस कंप्लीट जर्नी को ट्रेवल करने के लिए। कई बार इसमें नीट में या सीयूटी में यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, देखिए वो ये बोलेगा कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, सपोज कीजिए। तो यहां से आता है कि एक जर्नी मेरे पास है, एक यात्रा है मेरे पास। ठीक है, कोई बस होगा, कोई बालक होगा, कोई ट्रेन होगा, वटेवर। तो बोलेगा कि भाई इसके जो सेक्शन है अलग अलग हैं, मान लो कि 1, 2 और 3 सेक्शन है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है, मान लीजिए तो यहां पर कुछ अलग डिस्टेंस है, मान लो कि यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 है और यहाँ पे D3 है। जो टाइम लगा मान लीजिए वो है T1, वो है T2 और वो है T3। तो क्या बोलेगा, आपको ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो कई बार तो इस तरह से पूछेगा, कई बार क्या देगा कि जो D1 डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में टाइम लगा, सॉरी उस टाइम पर वेलोसिटी थी V1, यहां पर वेलोसिटी थी V2 और यहां पर वेलोसिटी थी V3। इस टाइप से ही पूछ सकता है। अभी नहीं समझे आप, फिर समझते हैं। क्वेश्चन में क्या देगा कि एक जर्नी है, उसका कुछ सेगमेंट जैसे कि हाफ या D/3 या 2D/3 इस तरह का सेगमेंट जो है उसने किसी T1 टाइम में ट्रेवल किया, या तो ये दे सकता है, या ये बोल सकता है कि V1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया। मतलब यहां से यहां तक एक जर्नी हुई, तो आधी जर्नी जो इसने ट्रेवल की D/2 और D/2 वाली, ये की स्पीड V1 से और एक की स्पीड V2 से, मान लीजिए। तो बोलेगा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार नीट ने बनाए हैं। ठीक है, और आगे भी हम रेडी रहेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कुछ भी नहीं है, जो जनरलाइज फॉर्मूला है आपको ये ध्यान में रखना है कि एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम होता है। कई बार ठीक है, तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल से ले लूं, मान लीजिए एग्जांपल मुझे ये बोलता है कि यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। अब मान लीजिए कि जो हाफ जर्नी है D/2, आसान ले रहा हूं समझने के लिए, वो रफ्तार V1 से और रफ्तार V2 से ट्रेवल किया गया। तो बताओ कि एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं। चलिए, तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एक फॉर्मूला हमको आता है क्या, कि जो स्पीड है v वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, क्या कि यहां पर क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो है D/2 प्लस D/2 अपॉन में मुझे चाहिए टोटल टाइम। टाइम तो मुझे पता नहीं है, पर एक बात मैं जानता हूं कि अगर यहां पर ये हाफ जर्नी है तो इसके लिए कितना टाइम लगा होगा, T बराबर क्या लगा होगा, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, T बराबर D/V लगा होगा। अरे बोलो, T बराबर क्या लगा होगा, D/V लगा होगा। इसका मतलब यहां पर जो टाइम लगा होगा वो होगा D, और D कितना है, D/2 है, अपॉन में V1। तो इसका मतलब जो T1 होगा वो होगा D/2 V1। क्या बात सही है, और जो T2 होगा
वो होगा d/2 अपॉन में v2। अरे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा d/2 v2। अब मेरे पास t1 है और t2 है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब भी हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर हमेशा डिस्टेंस लिखेंगे, नीचे हमेशा टाइम लिखा जाएगा। अगर टाइम डायरेक्टली नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, और जनरली नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, टाइम t1 t2 इस तरीके से। चाहे 2 दे, 3 दे, 4 दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर करने का तरीका यही रहेगा। समझ में आई बात? इसका मतलब जो टाइम t1 है उसका वैल्यू रखो जरा, कितना होगा टाइम t1, d/2v1 प्लस ये कितना है मेरे पास d/2v2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा एवरेज स्पीड का। ठीक है, क्या होगा बताओ, d/2 प्लस d/2 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा d अपॉन में कितना हो जाएगा, d कॉमन ले लो तो d बाहर ले लिया, 2 भी कॉमन ले सकते हो आप, तो 2 भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा, एलसीएम ले रहा हूँ इसका, तो ये होगा v1 प्लस v2 अपॉन में v1 v2। सॉल्व करने पर क्या आएगा भाई, और ये फॉर्मूला कई बार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आएगा आपके पास, देखिए आपके पास आएगा एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डी से डी कटेगा 2, v1 v2 ऊपर जाएगा अपॉन में v1 प्लस v2। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बेसिक फॉर्मेट है, इस पर कई बार क्वेश्चन बना है, जनरलाइज फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पर मैं हमेशा बचता हूं इसको करने से या याद करने से। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक फॉर्मूला रहता है, वो है ये वाला फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d1 d2 d3 t1 t2 t3। t1 दे रखा है, अच्छी बात, नहीं दे रखा है तो t1 को तोड़ो वेलोसिटी और डिस्टेंस के रिलेशन में। कई बार समझ में आ गई, तो यहां पर एक क्वेश्चन बनने के चांस पूरे पूरे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अच्छा ये क्या होता है भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद वेरिएबल स्पीड देन इट्स स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो आगे मेरे पास क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, मतलब वो आपकी स्पीड को बताता है। अच्छा, जैसे आप एक्सेलरेट करेंगे वो चेंज हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप एक्सेलरेशन छोड़ेंगे तो वो कम होने लग जाएगा, अगर गाड़ी रुकी हुई है तो वो जीरो पे होगा। इसका मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम आपकी स्पीड क्या है वो आपको ये बता रहा है, कौन, गाड़ी का स्पीडोमीटर। इसका मतलब गाड़ी का स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। कई बार ठीक है, अच्छा वो आपको सिर्फ इतना बताएगा कि आप 40 से जा रहे हो, 50 से जा रहे हो, आप लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नहीं बताएगा, डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा ना उसमें। इसका मतलब वो आपको स्पीड बता रहा होगा, वेलोसिटी नहीं, तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ds ओवर dt। डेल्टा t मतलब टाइम इंटरवल, जब वो अप्रोचिंग टू जीरो हो जाए, मतलब बहुत छोटा हो जाए, किसी पॉइंट पर ही आ जाए। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन टाइम। तो जब चेंज इन टाइम बहुत कम हो, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर हो कि भाई 5 सेकंड पर या 5.25 सेकंड पर क्या है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो आपका होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, चलिए बहुत कुछ इसमें बताने लायक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी हम समझते हैं अच्छे से। वेलोसिटी क्या होता है अपने पास, द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। चलिए, वेलोसिटी क्या होता है भाई, देखो वेलोसिटी का मतलब होगा कि रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए समझते हैं कैसा, डेफिनेशन सबको पता है, हमको आती है। अगर मैं कह रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, या मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब होगा कि 2 मीटर चल रहा है वो 1 सेकंड में। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ये बात ठीक है, चलिए। अगर मैं कह रहा हूं कि वो 4 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये रफ्तार ज्यादा है, और 1 सेकंड में वो 4 मीटर हिल गया, मतलब पहले यहां पे था, अब वो 4 मीटर शिफ्ट हो गया 1 सेकंड में, तो उसकी रफ्तार होगी 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, इसकी जानकारी मिलेगी वेलोसिटी से। वेलोसिटी अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। ये तो बात हुई। फिर समझना, लाइन बहुत छोटी सी है पर कई बार बहुत काम आती है, मैं बाद में जरूर इसको दोबारा से डिस्कस करूंगा। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, वो हर सेकंड में 2 मीटर चला,
पहले सेकंड में 2 मीटर, अगले सेकंड में 2 मीटर, मान लो ऐसा कुछ है। ये मेरे पास 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यहां भी चला 2 मीटर, यहां भी चला 2 मीटर, यहां भी चला 2 मीटर। इसका मतलब क्या है कि वो हर सेकंड इंटरवल में, हर इंटरवल में वो क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस, सेम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब जो उसका स्पीड है, सॉरी जो उसका वेलोसिटी है, अगर वेक्टर हुआ तो उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वो कितनी है, वो है 2 मीटर पर सेकंड। कई बार ठीक है, समझते हैं कैसे। मान लो कि वो 2 मीटर चला 1 सेकंड में, अगले ही सेकंड में वो चल गया 3 मीटर, उसके बाद वो चल गया 4 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड में वो 1 से बढ़ रही है। पहले सेकंड में वो सिर्फ 2 मीटर चला, अगले सेकंड में वो 3 मीटर चल गया, फिर वो 4 मीटर चल गया। तो मतलब टाइम के साथ, टाइम बढ़ने के साथ साथ जो मोशन है वो तेज हो रहा है। पहले धीरा, तेज 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 और तेज, तेज होता जा रहा है मोशन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहां पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। कई बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वो एक्सेलरेटिंग होगा, अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो वेलोसिटी को भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं भाई, अपने को पता है बेसिक बेसिक, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज का मतलब क्या होगा, सेम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, सिंपल। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा कि किसी टाइम इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कहां है। एक बात ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि आप उसका मैग्नीट्यूड भी बताएं और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बताएं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या होगा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से आंसर इनकम्प्लीट है। आपको बताना पड़ेगा कि एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकंड उसके पास वेलोसिटी ये है, मतलब मैग्नीट्यूड ये है, और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक बात और, अगर हम फिजिक्स में बोलते हैं कि डायरेक्शन, तो उससे मेरा मतलब सिर्फ इतना होगा कि वो कितने एंगल पर जा रहा है। मतलब डायरेक्शन में ये नहीं बोलेंगे कि नॉर्थ साउथ, हाँ ये भी बोलते हैं, पर जनरली डायरेक्शन का मतलब होगा क्या, एंगल से। जैसे कि मैं कहूं कि एक पार्टिकल यहां पर है और वो कहीं यहां जा रहा है, कितना जा रहा है वो, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल मतलब पॉजिटिव एक्स है, इससे वो 30 डिग्री पर जा रहा है, मान लो कितने पर जा रहा है, 30 डिग्री पर। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी कि 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन बोलने का तरीका ये होता है, या फिर कई जगह उसको हम टेन थीटा से भी शो करते हैं। ठीक है, चलिए एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है एक्सेलरेशन। टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, हम सब जानते हैं कि a इक्वल्स टू dv ओवर dt होता है। इसका मतलब ये कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है तो उसका मतलब वो एक्सेलरेशन है उस ऑब्जेक्ट के पास, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग है। कई बार ठीक है, चलिए फिर समझते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, मान लो ऐसा, इसको मैं समझा देता हूं आपको। मान लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमको पता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबको पता है। ठीक है, चलिए, तो अगर एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब वेलोसिटी हर सेकंड में 5 से बढ़ रही होगी। वेलोसिटी हर सेकंड 5 से बढ़ रही होगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। हर सेकंड में वेलोसिटी, एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ेगा वो होगा एक्सेलरेशन। हाँ बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है, पर समझते हैं कि उसका चेंज क्या है। चलिए, इसका मतलब कि अगर इनिशियली इनिशियली वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकंड है ना, t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर, तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर कितना हो जाएगा भाई, एक पहले था और एक्सेलरेशन 5 बोला है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर कितना हो जाएगा भाई, 6 में 5 जोड़ो तो 11 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ो 5 जोड़ो 5 जोड़ो। इसका मतलब वेलोसिटी हर सेकंड 5 से बढ़ रहा होगा। एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ ये होगा कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है। अब सुनो, वेलोसिटी का मतलब होता है मोशन। इसका मतलब अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है तो रफ्तार बढ़ रही है। देखो एक वर्ड में बोलता हूं बार बार, रफ्तार। रफ्तार का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या कितना स्लो है। क्यों, देखो कैसे, हमको जनरली ऑब्जेक्ट का मोशन दिखता है, मतलब अगर मैं चल रहा हूं ऐसे, अगर मैं चल रहा हूं ऐसे, तो मैं कितना तेज चल रहा हूं या कितना स्लो चल रहा हूं, ये मेरा मोशन है, ये आप सब देख पा रहे होंगे। अच्छा मैं पूछूं कि
मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बता नहीं पाओगे कि कितना होगा, क्या होगा, जीरो होगा, नहीं होगा। पर मैं कहूं कि क्या मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो आप बता सकते हो। इसका मतलब मोटा मोटा ये समझ लो कि वेलोसिटी को आप सेंस कर सकते हो कि हाँ भाई वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। मतलब अगर मेरी रफ्तार समय के साथ बढ़ रही है तो वेलोसिटी, अरे बोलो, अगर मेरी रफ्तार समय के साथ बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी। अगर मैं रुका हूं तो वेलोसिटी जीरो है। कई बार ठीक है। और अगर रफ्तार कम हो रही है, स्लो हो रहा है, तो मतलब वेलोसिटी कम 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 हो रही है। कई बार ठीक है। अब सुनो, जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि अगर v कांस्टेंट हो जाए, अगर v कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? जीरो होता है। अरे डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट चेंज, समय के साथ परिवर्तन। यहां पर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है 5, तो क्या समय के साथ बदलेगा वो? फिर सुनो, अगर वैल्यू 5 है तो क्या वो टाइम के साथ बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका मतलब वो कांस्टेंट है, तो उसका रेट चेंज कितना हुआ? जीरो हुआ। इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन जीरो है। ये बात हमको समझ में आती है। तो इसका मतलब रफ्तार एक जैसी बनी हुई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे यार, और सुनो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कई बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड सो ऑन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन मतलब वेलोसिटी, मोटा मोटा समझ लो इतना। क्या? मोशन मतलब वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब मोशन जो है वो एक्सेलरेशन में है और वो एक कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब होता है जनरली स्पेस के साथ चेंज होना, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। अरे यार, अगर कोई चीज स्पेस के साथ चेंज हो रही है तो उसको हम दिखाएंगे यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म से। तो अगर वो स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रही है तो यूनिफॉर्म है। फिर समझो, दो बातें होती है भाई, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है यूनिफॉर्म। ठीक है। कई बार हम सोचते हैं कि दोनों सेम चीज होगा यार। अगर मैं कह रहा हूं कि रफ्तार यूनिफॉर्म है या रफ्तार कांस्टेंट है तो दोनों एक ही बात होगा। जनरली ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए क्या डिफरेंस ये होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिफॉर्म का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है। तो अगर कोई चीज यूनिफॉर्म है तो मतलब वो कोऑर्डिनेट या फिर स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म है तो मतलब वो चेंज हो रहा है विद कोऑर्डिनेट या विद स्पेस। चलो इतना डीप में नहीं जाते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। चलिए देखिए आगे, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जिसकी बात कर रहे हैं। इट मींस दैट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब सिंपल, ए कांस्टेंट, हटाओ ज्यादा नहीं सोचेंगे, ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब ए क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब जो ए है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जर्क आ रहा है बेसिकली। खैर इतना हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कई बार ठीक है। चलिए एक बात समझना ध्यान से, जब हम बात करते हैं ना कभी कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। अगर कभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी एंगल पर हो गए तो मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। कभी आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कि क्या ये मोशन स्ट्रेट लाइन है, क्या ये वन डी मोशन है। पहली बात तो ये कि स्ट्रेट लाइन मोशन वन डी मोशन होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अरे भाई दोनों वेक्टर एक ही नहीं है, तो वेक्टर पढ़े पैरेलल एंटी पैरेलल। अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो क्या ये पैरेलल है? पैरेलल है। अगर ये है तो ये किसी एंगल पर है, किसी अगर एंगल पर है मान लीजिए, तो मतलब ये अभी पैरेलल तो नहीं है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हुए या एंटी पैरेलल हुए, कुछ ऐसे मान ले ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन बनाएगा। बेसिकली ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लग रहे होंगे। पर अगर वेलोसिटी कहीं और जाना चाह रही है, एक्सेलरेशन कहीं और ले जा रहा है उसे, तो मोशन बदल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पैरेलल और एंटी पैरेलल होना जरूरी है, किसके लिए? मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए। क्या बात समझ में आई? सुनो ध्यान से एक बात और, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको पता है अच्छी बात, आगे बढ़ते रहिए। नहीं पता है तो आराम से वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं कॉपी में। ठीक है। जब भी वेलोसिटी
और एक्सेलरेशन दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो नेट रफ्तार जो है, नेट स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की, वो बढ़ रही होगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक डायरेक्शन में है, अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल है, तो नेट रफ्तार घट रही होगी। कैसे हुआ? देखो, मान लो कि मेरे पास पेन है, इसको मैं नीचे फेंकता हूं, तो वेलोसिटी नीचे फेंके मैंने, और एक्सेलरेशन क्या है इसके पास अभी? जी का है। अरे जी मतलब ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अभी एक्सेलरेशन भी नीचे को है, क्योंकि अरे भाई ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है, टुवर्ड सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे लाएगी, लेफ्ट राइट इधर उधर नहीं करेगी ना। कई बार ठीक है। तो अगर वेलोसिटी भी नीचे को हो और ग्रेविटी भी नीचे को हो, जी नीचे को हो, मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे को हो, तो रफ्तार बढ़ेगी। और अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं, इस पेन को मैं ऊपर फेंकूं, तो रफ्तार तो ऊपर को है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को दी मैंने, पर जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का वो नीचे को है। तो वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, रफ्तार स्लो होती है। कैसे? यहां कुछ 10 होगी मान लो, 10 से ये 9 8 7 6 5 4 3 2 0, एक टाइम पर ये टॉप हाइट पर पहुंच जाएगा, उसके बाद ये रिटर्न करना शुरू करेगा। अरे यार नहीं समझ में ये बात। सुनो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर मैं कह रहा हूं कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिर्फ इतना सा होगा कि अभी v ऊपर को है तो ये पॉजिटिव है। तो अब देखो, ऊपर गया फिर नीचे आया, क्या हुआ इसमें? तो पहले 10 रहा होगा, मान लो ऐसा, फिर 9 8 7 6 5 4 3 फिर लास्ट में 0 हो गया टॉप पॉइंट पर, क्या? वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है ना। अरे यार, ऑब्जेक्ट अब नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में होगा, मतलब वो नेगेटिव है। तो अभी वेलोसिटी पॉजिटिव था ऊपर जाते वक्त, और नीचे आते वक्त वो नेगेटिव हुआ है, तो बीच में कहीं जीरो आया होगा। क्या बात ठीक है? इसका मतलब ये कि जो टॉप पॉइंट है जहां से उसने अपना मोशन को रिवर्स कर दिया, वहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, या फिर वो उस पॉइंट पर एक मोमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पर आया होगा। अरे भाई जैसे ही बोल दे कि वेलोसिटी जीरो हो गई किसी इंस्टेंट पर, इसका मतलब ये कि वो रेस्ट पर है उस इंस्टेंट पर। वेलोसिटी इधर है तो मोशन उधर है। सुनो ध्यान से, अगर ये इधर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी इधर को है, इधर जा रहा है वेलोसिटी इधर को है, ऊपर जा रहा है वेलोसिटी ऊपर है, नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नीचे को है। तो वेलोसिटी कहां है? ये उसका मोशन है। एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, अगर ये ऊपर जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन नीचे को होगा, जो जी लग रहा होगा, नीचे आ रहा होगा तो भी नीचे को ही होगा। तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कहीं भी हो सकता है, पर वेलोसिटी जो है वो उसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, या फिर ये कहूं कि जो उसका वेलोसिटी है वो मोशन की डायरेक्शन के अलोंग होगा। अरे यार, वेलोसिटी मोशन है, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन मतलब सेम कि अगर मैं बात करूं ए एवरेज की, ए एवरेज की बात करूं, तो मतलब वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे इसको डिनोट कर सकता हूं। और अगर ए वन दे रखा है आपको किसी टी वन टाइम में, तो ए वन टी वन प्लस ए टू टी टू, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। वरना अगर वेलोसिटी दे रखी है तो वी टू माइनस वी वन अपॉन ए टू माइनस ए वन, सॉरी अपॉन टी टू माइनस टी वन, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। क्या बात ठीक है? एवरेज एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता होगा, फिर वो क्या होता होगा भाई? वो होता है dv अपॉन dt। dv, d का मतलब क्या होता है भाई? d का मतलब होता है बहुत स्मॉल चेंज, d का मतलब होता है स्मॉल चेंज। और डेल्टा का मतलब क्या होता है भाई? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लार्ज चेंज। डेल्टा मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, और d मतलब जो कि आसपास है, जो कि बहुत स्मॉल चेंज है, तो मतलब वो किसी इंस्टेंट टाइम पर है। ये नहीं कि एक टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड, एक 3 सेकंड, नहीं, एक 2 सेकंड और एक 2.0001 सेकंड, तो मतलब वो 2 सेकंड पर ही है, इसका मतलब ये होता है। तो ये एवरेज है और ये इंस्टेंटेनियस है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वही इसमें लिखा गया है कि इट इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलिए, शानदार, जबरदस्त। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। कब? जब a कांस्टेंट हो, जब a कांस्टेंट हो, इसका ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर मैं कहूं कि जो u है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है।
और v क्या है मेरे पास, वो है फाइनल वेलोसिटी। s क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट। बढ़िया। और क्या ले लूं, और a तो एक्सेलरेशन है ही, a क्या है, एक्सेलरेशन है। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली कौन सी है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। नेक्स्ट कौन सी है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और लास्ट कौन सी है मेरे पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। कई बार ठीक है। अगर मुझे वेक्टर की फॉर्म में लिखना होगा तो आप यहां पर वेक्टर लगा सकते हैं, कैसे, v u a। क्या टाइम वेक्टर होगा, नहीं, टाइम अभी स्केलर लिया है, ठीक है, टाइम स्केलर है, वेक्टर मत लगा देना। s वेक्टर, u वेक्टर, a वेक्टर। v स्क्वायर क्या वेक्टर होगा, नहीं, v वेक्टर होगा। अगर इसका स्क्वायर कर दोगे ना तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा, मतलब वो स्केलर बन जाएगा। अरे भाई क्या कर दिया, देखो, v स्क्वायर का मतलब होगा v वेक्टर डॉट v वेक्टर। स्क्वायर का मतलब वेक्टर के टर्म्स में ये होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब ये स्केलर होता है। तो v स्क्वायर स्केलर, यहाँ पर वेक्टर नहीं लगेगा। u स्क्वायर ठीक है, हाँ यहाँ लग सकता है भाई, क्योंकि ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बीच में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने ऐसे क्यों लिखवाई, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है जब वो देगा कि a वेक्टर कुछ है 2i प्लस 3j, कुछ s वेक्टर है मान लो 3i प्लस समथिंग, तो उसने कुछ पूछ लिया आपसे कि वेलोसिटी बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ एंड सो ऑन, कुछ भी पूछ सकता है। तो कई बार वो आपको वो आई जे की टर्म में भी देगा, उसको हम कवर करेंगे वैसे नेक्स्ट वाले में, जो कि मोशन इन 2D में होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे पास बेसिकली इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। अच्छा एक बात और, ये भी होता है कि इक्वेशन, इस पे भी क्वेश्चन कई बार बना है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। इसको आप जरूर से लिखेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट, लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड, क्या कह रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड। 5 से 6 नहीं लिया जाएगा, जितना भी सेकंड होगा, मान लीजिए nth सेकंड बोला, क्या बोला, nth, तो n-1 से लेकर के n सेकंड के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ किसी ऑब्जेक्ट का, उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार क्रिकेट देखते हैं कि भाई 20वां ओवर चल रहा है, क्या चल रहा है, 20वां ओवर, तो क्या चल रहा होगा उस टाइम पे, 19.1, 19.2, ये चल रही होगी ना बॉलें, कि 19वां ओवर कंप्लीट हो चुका है, अब पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, तो ये होगा 19.1, 19.2। इसका मतलब क्या है कि ये 20वां ओवर है। अरे बोलो, 20.1, 20.2 ऐसा नहीं होता कभी, जो क्रिकेट देखते होंगे उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बेसिक सी बात है। तो nth सेकंड का मतलब होगा उससे पहले वाला और उस सेकंड के बीच का क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। फॉर्मूला क्या है इसके लिए, फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखेंगे, फॉर्मूला होगा मेरे पास क्या, एस एन इक्वल्स टू, लिखिए, nth सेकंड इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 और 2n-1, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, आई थिंक, है ना। तो एस एन क्या होगा मेरे पास, u प्लस a बाई 2, 2n-1, ठीक है। अच्छा इसके बाद मेरे पास और क्या चीजें हैं भाई, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, कुछ ग्राफ मेरे पास है, उसको समझते हैं फिर से। देखिए, जो क्वेश्चन बनते हैं ना कभी भी, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा, चाहे नीट में आए चाहे सीयूटी में आए, वो क्वेश्चन आसान होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जनरली ये चैप्टर स्कोरिंग है, अभी तो नीट में कुछ वेटेज बढ़ा है इसने, 2-2 क्वेश्चन देने लगा है, कभी 3 क्वेश्चन दिया है, पर पहले एक एक क्वेश्चन देता था, ठीक है। चलिए, तो जो क्वेश्चन देगा, या तो वो ग्राफ बेस दे सकता है आपको, ग्राफिकल पूछ सकता है, या फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे पूछ सकता है, ठीक है। समझते हैं कैसे, देखो, हमने कहा पहली क्वेश्चन है मेरे पास कि v इक्वल्स टू dx ओवर dt है, सबको पता है। अरे डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज
वेलोसिटी। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, a इक्वल्स टू dv बाई dt है। दो इक्वेशन समझ में आ गई मेरे को, ठीक है। अब सुनिए, इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट है, और इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो कहां पहुंचूंगा, वेलोसिटी के ऊपर पहुंचूंगा। कहां पहुंचूंगा, अरे देखो, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आया। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मतलब ये होगा dv ओवर dt, और ये होगा मेरे पास dx ओवर dt। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर मेरे पास है एक्सेलरेशन, ये है वेलोसिटी, और ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, अब मुझे ये बताना तुम कि अगर कभी डिस्प्लेसमेंट जो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, उसमें कुछ फॉर्मेट ऐसा है, कैसा कि x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर मैं कभी भी डिफरेंशिएशन की बात करूं तो डिफरेंशिएट करने के बाद पावर एक कम हो जाती है। समझते हैं कैसे, अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं तो होगा nx n माइनस वन। क्लियर। इसका मतलब ये कि अगर n पावर है तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर वो n माइनस वन हो जाएगी, दोबारा करोगे तो n माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि n माइनस वन हो जाएगा ना। इसका मतलब ये कि अगर x जो है वो क्वाड्रेटिक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम तो है, पर वो पावर टू में है, क्वाड्रेटिक में है, तो स्पीड क्या बनेगी भाई, वो बनेगी लीनियर। अगर ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। चलिए, और एक्सेलरेशन क्या बनेगा फिर, अगर ये लीनियर हुआ तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, लीनियर का मतलब क्या होता है, पावर वन। अरे यार, लीनियर का मतलब क्या होता है, सुनो फिर सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर पावर टू है, एक्स की पावर मान लीजिए टू है, तो क्या हुआ, वो हुआ क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघात। अगर एक्स की पावर वन है तो क्या होगा, लीनियर होगा ना। और अगर ये अगेन इसको डिफरेंशिएट करूं लीनियर को, तो क्या आएगा, कांस्टेंट निकल के आएगा। तो ये क्या है मेरे पास, एक्चुअली कोई कांस्टेंट ही होगा। अगर मेरे पास मान लीजिए x है, 2x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d अपॉन डी एक्स, क्या होगा इसका, 2x का 2 होगा ना। अरे बोलो, तो जब पावर वन होगी तो उससे एक कम पावर मतलब जीरो, तो मतलब वो हट गया, तो कांस्टेंट ही आएगा ना। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेटिक है तो वेलोसिटी लीनियर होगी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट बोलो या फिर यूनिफॉर्म बोल लो, नहीं समझ में आई बात। अब सुनो ध्यान से, अगर कभी इसमें पावर तीन हुई, क्या हुई, पावर तीन, जैसे कि t की पावर थ्री हुई, तो यहां पर क्या बनेगा, पावर टू बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, पावर वन बनेगा। इसका मतलब अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। अगली बात है ये कि जो इक्वेशन ये लिखी गई है ना, यहां पर जो इक्वेशन लिखी गई है, ये इक्वेशन ये सिर्फ तब के लिए है जब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सुनते रहना ध्यान से। यहां पर अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और उस ग्राफ को आप समझेंगे अच्छे से, और बाकी सारे ग्राफ आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक ग्राफ, और ग्राफिकल क्वेश्चन जो है हर अल्टरनेट साल में, एक साल दो साल छोड़ करके आए हैं नीट में, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, मान लीजिए कि ग्राफ मेरे पास है कुछ ऐसा, और ये ग्राफ आपको दे रखा है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट मतलब x वर्सेस t का ग्राफ कुछ ऐसा, कैसा, अम, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहां से ये, फिर स्ट्रेट लाइन, और फिर ये मेरे पास एक ग्राफ है जो कि x वर्सेस t का ग्राफ है। समझते रहना आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कॉन्सेप्ट। ये है मेरे पास मान लीजिए O पॉइंट, ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, टॉप पे है C पॉइंट, यहाँ पर है D, यहाँ पर है E, और यहाँ पर है F। तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये मेरे पास पॉइंट है। मुझे इसको चेंज करना है किसमें, V वर्सेस T ग्राफ में। इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है V वर्सेस T ग्राफ में। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, ये ग्राफ बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। समझिए कैसे,
तो देखो यहां पर मैं बना रहा हूं एक और ग्राफ जो कि होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, ठीक है, विजिबल है ना, ठीक है। ये एक्स है भाई, है ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स है। चलो तो देखो ध्यान से, इस वाले सेगमेंट के लिए बनेगा ऐसे, जो कि है, चलो दे दूंगा फिर, यहां पर है लीनियर तो ये बनेगा कांस्टेंट, फिर है ये स्लोप के साथ तो ये बनेगा डिक्रीजिंग, फिर है उतर, फिर ये बनेगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अगर ये ग्राफ समझ में आए, मैं समझाऊंगा अभी तो ठीक, नहीं आए तो ये रट लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा, रट लीजिएगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी होगा, ये पॉइंट डी होगा, ये पॉइंट ई होगा और ये पॉइंट एफ होगा। अगर ये ग्राफ इन केस आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो रट लीजिएगा। देखिए कैसे, जब ये पॉइंट ओ पर है, ओरिजिन पर है, तो ये जीरो ओरिजिन पर है, सही है। इसके बाद ये ग्राफ जो है यूं गया है, इसका मतलब स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, और v जो होता है वो क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। अरे बोलो, इसका मतलब x वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होगा, क्या आपको ये पता है कि dy अपॉन dx, dx अपॉन dt इसको स्लोप बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का एक मतलब ये भी होता है कि अगर ग्राफ खींचा जाए तो उस ग्राफ में जो स्लोप है वो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब उसका किसके रिस्पेक्ट में चेंज है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अभी तो समझो उसको आगे, dx अपॉन dt है v, यहां पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। देखो स्लोप क्या होगा, यही तो होगा ना थीटा, तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो। और जो स्लोप है वो क्या है, बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहां पर है पॉजिटिव और यहां पर है नेगेटिव, अरे इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से यहां तक जो है वेलोसिटी बढ़ रहा है और पॉजिटिव है। अब सुनो, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब ये लीनियर है, पावर वन है, तो अगर पावर वन को डिफरेंशिएट करोगे तो निकलेगा वेलोसिटी और वो होगा कांस्टेंट। पर अभी भी स्लोप जो है पॉजिटिव है। स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, अरे स्लोप क्या होता है, एक लाइन है ना, उसका एक्स के साथ कितना एंगल बना, यही तो स्लोप है, टेन थीटा, टेन थीटा इसे बोलते हैं ना स्लोप, एम, जो एंगल है उसका टेन ले लोगे तो उसे स्लोप बोलेंगे। स्लोप मतलब ढाल, तो यहां पर क्या है, ढाल अभी पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक क्या हुआ, यहां पर जो आपके पास स्लोप है वो पॉजिटिव है, स्लोप तो पॉजिटिव है पर वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, सुनो एक बात ध्यान सुनना भाई, अगर कभी तुम यहां पर हो और तुम y एक्सिस की तरफ जा रहे हो तो स्लोप इंक्रीजिंग होगा, और अगर x की तरफ जा रहे हो तो स्लोप डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब अभी तुम यहां पर यूं हो और कुछ टाइम बाद तुम यूं चले गए टाइम के साथ, तो मतलब स्लोप घट रहा है, x की तरफ गिर रहा है, तो यहां पर तुम गिर रहे हो, बेसिकली तुम हो पॉजिटिव पर वेलोसिटी गिर रही है। कई बार ठीक है, अरे बोलो हाँ कि ना, समझ में आई बात। नेक्स्ट समझते हैं कैसे, जब मैं बात कर रहा हूं सी से डी के बारे में, तो यहां पर क्या हुआ है, स्लोप कुछ यूं आ गया, यहां से यहां तक के लिए स्लोप यूं आ गया, इसका मतलब अब स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो मतलब वेलोसिटी अब नेगेटिव में चली गई। पर स्लोप जो है अभी भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, पहले यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, मतलब ये y की तरफ जाना चाह रहा है, तो ये भले ही नेगेटिव है पर नेगेटिव में बढ़ रहा है। क्लियर हुआ। अब देखो यहां से यहां तक क्या हुआ, यहां से यहां तक लीनियर है, लीनियर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पर क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, टेन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है ना, 90 से बड़ा है ना एंगल, तो स्लोप नेगेटिव होगा, टेन थीटा नेगेटिव होगा 90 से बड़ा होने पर, इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी। लास्ट पार्ट में क्या हुआ, स्लोप देखो क्या हुआ, अभी खड़ा है फिर ये यूं जाना चाह रहा है, इसका मतलब स्लोप कम होना चाह रहा है, और नेगेटिव स्लोप है तो वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव है और वो जीरो की तरफ जाना चाह रही है, तो वेलोसिटी नेगेटिव में जीरो की तरफ जा रही होगी। कई बार ठीक है। एक बात सुनना ध्यान से, अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी +5 है और वेलोसिटी -5 है, कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, तो कोई सेंस नहीं है। क्यों, पॉजिटिव का मतलब होगा कि अगर पहले वो इधर जाना चाह रही थी +5 से, तो अब वो इधर जाना चाह रही है -5 से, तो माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा, रफ्तार जितनी अभी थी ना 5 में उतनी ही अपोजिट में भी रहेगी, सेम मैग्नीट्यूड सेम रफ्तार रहेगा। अरे बोलो, तो प्लस माइनस का मतलब ये नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं, नेगेटिव का मतलब कि जिस डायरेक्शन को तुमने पहले पॉजिटिव माना है उसका अपोजिट मोशन हो रहा है, बात खत्म। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी नॉन यूनिफॉर्मली,
इसका मतलब एक्सेलरेशन अभी कांस्टेंट नहीं है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो हमको हमेशा जनरलाइज फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास कम बने हैं, पर देखिए कैसे। हम जानते हैं कि a इक्वल्स टू होता है dv ओवर dt, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा v इक्वल्स टू dx ओवर dt, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब जब a कांस्टेंट नहीं है ना, तो मतलब ये है कि a कुछ ऐसा होगा फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे कि 2t प्लस 5। इसका मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर वो 5 है, t इक्वल्स टू 1 पर वो 7 है, t इक्वल्स टू 2 पर वो 9 है। तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। क्या ये बात ठीक है? अच्छा, कैसे हम इसको अगर महसूस करना चाहें, जैसे कि हम गाड़ी में बैठे हैं अगर, और गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है, तो वो एक्सेलरेट हो रही होगी, क्योंकि जब वो पैडल दबाएगा ना, जो अपना ड्राइवर होगा, वो पैडल दबाएगा तो गाड़ी को पावर मिलेगा। तो इसका मतलब टाइम के साथ उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा, तो हमको जर्क लगते हैं। यही है वो चेंजिंग एक्सेलरेशन। अरे लगते हैं झटके गाड़ी जब, है ना, तो वो अपने पास क्या है, चेंजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक इक्वेशन और है जहां पर क्वेश्चन कई बार बना है। कौन सी वाला इक्वेशन? देखो, a इक्वल्स टू होता है dv बाई dt। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं भाई, कैसा कि dv अपॉन dx मल्टीप्लाई में dx अपॉन dt। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इससे ये हटेगा तो dx dv अपॉन dt ही आएगा। बोलो हाँ कि ना? तो dx अपॉन dt होता क्या एक्चुअली, ये v होता है। तो इससे हम कई बार v dv बाई dx भी लिखते हैं। किसको? एक्सेलरेशन को। तो इसका इस्तेमाल भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है और अगेन चांस है बनने के, a इक्वल्स टू v dv बाई dx पर। ठीक है, ये क्वेश्चन तब लगाओगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो हम जनरलाइज का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ मोशन बना है ना, उसका डेरिवेशन कैसे किया था हमने, इस a को कांस्टेंट मानते हुए हमने इसको यहां किया, इंटीग्रेट किया, आंसर आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ऐसे भी अपने पास कई बार क्वेश्चन बने हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए क्या चीज है मेरे पास, मोशन अंडर ग्रेविटी में इसका मतलब कि जब हमारे पास जो एक्सेलरेशन हो वो ड्यू टू ग्रेविटी हो। तो हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो g का वैल्यू वो 9.8, या फिर कई जगह पर 10 का इस्तेमाल भी हम कर लेते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। देखो, मान लीजिए कि मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो जो g है वो हमेशा नीचे लगेगा, मतलब वो डाउनवर्ड लगेगा, ध्यान रखिएगा। g हमेशा टुवर्ड्स अर्थ सेंटर लगेगा, मतलब वो डाउनवर्ड होगा हमेशा। ठीक है, जो वेलोसिटी है v, उसको साइन देना, मतलब आप उसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे वो आपकी मर्जी है। अगर आप कभी डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव लोगे तो आपका जी भी पॉजिटिव कहलाएगा, वी भी पॉजिटिव कहलाएगा, या फिर यू पॉजिटिव कहलाएगा। अगर आपने अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव बोला तो आपका जी नेगेटिव हो जाएगा। अरे जी हमेशा डाउनवर्ड है, अगर तुमने डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव बोल दिया तो जी पॉजिटिव हो जाएगा ना। पर अगर अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव बोला कि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो जी कहां लग रहा है, नीचे को लग रहा है, तो मतलब वो नेगेटिव में लग रहा होगा। अरे समझे? समझते हैं कैसे? इक्वेशन क्या है मेरे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ए की जगह पुट कर दिया मैंने g। ठीक है, h इक्वल्स टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर, मतलब जहां जहां पर a था वहां पर मैंने रिप्लेस कर दिया g के साथ। साइन मैंने अभी कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब होता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, किसी हाइट पर है, तुमने इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब होता है इसको फेंका नहीं, फेंकने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी देना, और फ्री फॉल का मतलब है ड्रॉप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जीरो कैसे, मैंने होल्ड किया ना इसको, ग्रेविटी ने बोला नीचे आ, मेरे हाथ ने बोला रुक जा, मैं हूं अभी, तो इसको रोका किसने, मेरे हाथ ने रोका हुआ है। ठीक है, अगर मैंने हाथ को फ्री कर दिया, अगर हाथ को फ्री कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने दिया नहीं, पर नीचे कौन लाया इसको, ग्रेविटी लाया ना। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, जीरो है, तो इसे बोलूंगा फ्री फॉल। मतलब जो भी मोशन प्रोड्यूस किया है वो ग्रेविटी ने किया है, तो इसे कहेंगे हम फ्री फॉल। ठीक है, चलिए, तो इसमें पॉजिटिव इसलिए लगाया गया है कि अगर मान लीजिए यहां पर सरफेस है, कोई सतह है, और ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये नीचे मूव कर रहा है, तो हमने क्या बोल दिया कि नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है। बोलो हाँ कि ना? और अगर मैंने बोल दिया कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो जो इसका रफ्तार है नीचे को u, वो भी पॉजिटिव होगा, जो g होगा वो भी पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट विद साइन
आप पुट करोगे तो यहां से ये नीचे मूव हुआ है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट s या जो h है वो भी पॉजिटिव है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट मेरे पास स्लाइड में क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड देन g इज रिप्लेस्ड बाय माइनस g इन अबव 3 इक्वेशन। जो चीज मैंने पहले कही, क्यों? क्योंकि जब आपने ऊपर फेंका ना, मान लीजिए अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि इसका ऊपर डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। तो जो u हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पर जो g होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। कई बार ठीक है। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट वो इतनी होती है। कैसे? सिंपल सी बात है भाई, हमको इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और उसको आपने किसी u रफ्तार से ऊपर फेंका और ऊपर की रफ्तार पॉजिटिव है, इसका मतलब ये u क्या होगा? पॉजिटिव होगा। g क्या होगा? नीचे को लग रहा है और नेगेटिव है। तो जो इसका टॉप पॉइंट होगा वहां पर इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी? फिर जीरो हो जाएगी ना। अरे सुनो ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो ऊपर गया 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 गया, अब मान लो कि इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर इसके पास वेलोसिटी नहीं है। अगर अभी भी इसके पास वेलोसिटी होती तो ये थोड़ा और ऊपर जाता। जहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई, अब ऊपर ले जाने वाला कोई है ही नहीं, तो अब ग्रेविटी नीचे लाएगी। आपने इसको ऊपर फेंका, तो आपने ऊपर फेंका पर ग्रेविटी ने बोला कि नीचे आएगा तू, तो आपने तो फेंक करके हट गए ना। तो आप अब क्या होगा? ग्रेविटी बोलेगा नीचे आएगा, इसका मतलब इसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जो इसको ऊपर लेके जा रही है वो रफ्तार वेलोसिटी है। अगर वो जीरो हो जाए, मतलब अब उसका इंपैक्ट नहीं है, तो ग्रेविटी एक्शन में आएगी और अपना मोशन नीचे ला देगी। ग्रेविटी तो हमेशा एक्शन में थी ना, वैसे वो इस मोशन को कम कर रही थी। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, इसका मतलब ये कि u पॉजिटिव है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर ही हो रहा है, तो वही पॉजिटिव होगा और ग्रेविटी g वो नेगेटिव होगा। अब इक्वेशन लगा लो, मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो टाइम कौन सी इक्वेशन में आता है भाई? टाइम किस में आता है? एक होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसमें भी टाइम आता है। और पर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो मैं सेकंड का इस्तेमाल करूंगा। सेकंड में क्या होता है? इक्वेशन में सेकंड कौन सी है भाई? s इक्वल्स टू, बोलो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यही तो है ना? इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मैं वहां पर पहुंच सकता हूं। ठीक है, s मतलब कितना हाइट गया, कितना टाइम लगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये अगर यहां से नहीं करना तो यहां से करो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अगर मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसका इस्तेमाल करूंगा, टाइम चाहिए तो दूसरे का इस्तेमाल कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। अब अगर मुझे s निकालना है कि हाइट कितना गया, तो v क्या होगा? जीरो हो जाएगा टॉप पर। u कितना है? मान लीजिए यू स्क्वायर है प्लस टू, a कितना है? माइनस जी है, और s कितना है? सपोज h है। तो इसको अगर मैं इधर लेके आऊं तो h इक्वल्स टू यू स्क्वायर ओवर टू जी। ठीक है, यही तो आ रहा है, यू स्क्वायर ओवर टू जी। ठीक है, तो एच मैक्स ये लिखा है। टाइम भी आप निकाल सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? तो इन फॉर्मूलों को आप डायरेक्टली याद रखना चाहें तो रख सकते हैं यार। ठीक है ना? एक और चीज है जिसका इस्तेमाल ज्यादा होता है और वो आपको मेमोरी में होनी चाहिए। कौन सी वाली? देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये फ्री फॉल है, ये क्या है? फ्री फॉल है। इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन ग्रेविटी का होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। ये है कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से कुछ डिस्प्लेसमेंट h चल जाए, कितना चल जाए? यहां से h चल जाए, तो इसका जो रफ्तार होगा ना v, वो होगा रूट टू जी एच। क्या होगा? रूट टू जी एच। भाई टू कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है 9.8, एच क्या है? इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हुआ। तो अगर मुझे यहां पर पूछेगा रफ्तार कितनी है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रूट टू जी एच। यहाँ पूछेगा, यहाँ पूछेगा, बेसिक एक्चुअली रिजल्ट ही है ना? अगर हमको नहीं भी पता है कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसका इस्तेमाल क्योंकि हम कई बार करते हैं, इसलिए इसको याद करने की मैं आपको सलाह देता हूँ। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने इसमें नोट किए हैं, इसको भी आप मेमोरी में रख सकते हैं। ठीक है ना? कि अगर एक a ball is dropped from a building of height h, it reaches after t second on earth, from the building two balls are thrown upward and downward with same velocity, एक रिलेशन होता है t equals to root t1 t2। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपने क्या किया, एक टावर है और यहां पर आपने एक बॉल ली, उसको ऊपर फेंका,
विद वेलोसिटी u, और सेम टाइम पर नीचे भी फेंका विद वेलोसिटी, मान लो उसको सेम वेलोसिटी के साथ भेजा, ठीक है। देखो क्या होगा, ये बॉल पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ये बॉल सीधा नीचे आएगी, यही तो होगा। मान लो कि जो पहले वाला टाइम है वो t1 है और दूसरे वाला टाइम जो है वो t2 है, ठीक है ना। और t एक और टाइम मेरे पास है, कब, जो इसका फ्री फॉल टाइम है। फ्री फॉल मतलब क्या, कि जब वेलोसिटी जीरो रही होगी। तो जो फ्री फॉल टाइम t होगा ना, वो रूट ऑफ t1 और t2 के बराबर होगा, बेसिकली इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो कई बार इसका इस्तेमाल भी डायरेक्टली कर लेता है। अरे कुछ नहीं किया, टावर पे थे, एक बॉल ऊपर फेंकी, मान लो टाइम कितना लगा, t1 लगा, वेलोसिटी u से ऊपर फेंका। अब क्या किया, u से नीचे फेंका, टाइम कितना लगा, t2 लगा। तो एक टाइम t1, एक टाइम t2। एक और बार क्या किया उसने, फ्री फॉल छोड़ दिया सीधा, वेलोसिटी नहीं दी, फ्री फॉल किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी ही नहीं। तो वो टाइम अगर t होगा तो वो रूट t1 t2 के बराबर होगा। बेसिकली जितना टाइम ये एक्स्ट्रा खपाएगा उतना यहाँ पे टाइम सेव करेगा, उसका मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने ऐसे फ्रीली छोड़ दिया, एंड अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम पॉइंट, बोथ विल रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, आगे को फेंका, एक को आपने ड्रॉप किया, तो y जो वेलोसिटी है वो तो दोनों की जीरो है ना। समझो कैसे, जो आपने ड्रॉप किया होगा ना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि फ्री फॉल है, तो वेलोसिटी इनिशियल जीरो है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकूं, कहां फेंकूं, हॉरिजॉन्टली फेंकूं, तो उसके पास ux तो है, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, पर वर्टिकल वेलोसिटी उसके पास जीरो है। तो ये दोनों आइडेंटिकल केस होंगे, इसका मतलब वो सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे। अगर ये पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आया, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन 2D, वहां स्टार्ट करने के लिए हमने ये पॉइंट लास्ट में डाला है। इसके बाद हम मोशन इन 2D को स्टार्ट करेंगे बेसिकली। क्या बात क्लियर हुई? तो अगर अभी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाद में हम इसको समझेंगे। चलिए, इसके बाद हमने इसमें ऐड किए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, समझते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन बोलता है कि इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स दिस दिस दिस, ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, और इसने दिया कि t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और मुझे एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, अगर मुझे a निकालना है तो a का मतलब होता है भाई dv ओवर dt, एक फॉर्मूला ये हो गया, या फिर v dv ओवर dx, इन दो में से किसी का इस्तेमाल आप कर सकते हो, इतना मुझे पता है। इसका मतलब पहले मुझे v निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा v? क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट और t का रिलेशन पता है। तो मैं जानता हूं कि जो v होगा वो होगा dx अपॉन dt। बोलो हाँ कि ना, v क्या होगा, dx अपॉन dt होगा। यहां पर तो टाइम दे रखा है ना, तो अब क्या करूं, अगर v ये है तो अगर मैं dt अपॉन dx करूं तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन v हो जाएगा ना। तो अगर मैं t फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे 1 अपॉन v मिलेगा। इसका मतलब ये कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे 1 अपॉन v मिलेगा, और वो बराबर किसके होगा भाई, डिफरेंशिएशन करना है ना, तो 2x प्लस 1 के बराबर होगा। तो 1 अपॉन v का वैल्यू 2x प्लस 1 है। इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब ये हुआ कि v का वैल्यू जो है वो 1 ओवर 2x प्लस 1 है, ये मेरे पास वेलोसिटी है। अब जब भी कभी रिलेशन में v वर्सेस x होगा तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, इसका, कि a इक्वल्स टू v dv बाई dx। क्यों? क्योंकि इस v को मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकता हूं, फंक्शन ऑफ x है ना, जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाऊंगा ना। अगर मैं dv अपॉन dt कर दूं तो क्या फायदा, यहाँ तो t है ही नहीं, यहाँ तो x है, तो मुझे x का ही चुनना पड़ेगा, किसी अनदर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि जो dv अपॉन dx होगा, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा माइनस का 1 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और कांस्टेंट है तो 2 ऊपर आ जाएगा। बोलो क्या आपको ये आता है? तो एक्चुअली वो चेक करना चाह रहा था कि आपको डिफरेंस, और कुछ भी नहीं। अरे ये है ना 1 अपॉन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स का, इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर माइनस 1 है ना इसका मतलब। अरे 1 अपॉन एक्स मतलब एक्स की पावर माइनस 1,
ठीक है। तो nx n-1 होता है डिफरेंशिएशन में, तो nx मतलब -1 2 हो जाएगा। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, फिर इसको आप लिख सकते हैं 1/x² माइनस के साथ। तो वही तो किया है मैंने, माइनस ये अपॉन ये, और क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है तो वो मल्टीप्लाई में आएगा। बेसिक डिफरेंशिएशन है भाई, कुछ भी नहीं है ना। इस पर ध्यान देंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन में अभी दिक्कत हो रही है तो दो चार प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ बेसिक बेसिक रखना है कि अच्छा इसका क्या है, इसका क्या है, स्टैंडर्ड साइन का कॉस, इसका ये, बस ठीक है। चलिए, तो मेरे पास dv/dx भी आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो होगा v dv/dx। तो v कितना निकला मेरा, v था मेरा 1/2x+1, और ये कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास कुछ -2/2x+1 का होल स्क्वायर, -2/2x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कीजिएगा और करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। कौन सा वाला, देखो ना यहाँ पे, ये -2 है, 2x+1, 2x+1 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, -2/2x+1 का होल क्यूब। अरे पावर 2 पावर 1 है ना, अरे समझे, पावर 2 पावर 1 पावर 3 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक ग्राफ मुझे दे रखा है कि इस ग्राफ को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस ग्राफ को आपको सॉल्व करना है। तो ये भी PYQ है, नीट का ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहां से यहां तक जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसी है, ये ऐसी है और ये ऐसी है, ऐसे है, फिर ये ऐसे है। तो ये वेलोसिटी है और ये टाइम t है। मुझे क्या बनाना है, इसका एक्सेलरेशन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है मुझे। सुनो, यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है, लीनियर है, तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। अरे एक्सेलरेशन क्या है, a क्या है, dv/dt है ना। तो अगर ये लीनियर है, सरल रेखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट तो ये होता है, ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो, इसका मतलब, और स्लोप क्या है जी, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कहां दिख रहा है मुझे, ये नहीं दिखा मुझे, ये गलत है, ये भी गलत है। यहां पर दिख रहा है कि यहां से यहां तक जो ये है ये कांस्टेंट है, दिख रहा है ये। तो इसका मतलब ये कुछ बन सकता है। अब यहां पर नेगेटिव है, यहां पर भी कांस्टेंट है, पर यहां पर a नेगेटिव में है, ये माइनस वैल्यू होगी ना, ये प्लस वैल्यू होगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्लोप पॉजिटिव है। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ का चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, बिल्कुल है। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी जो है वो लीनियर है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। पर क्योंकि स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव a होना चाहिए। तो ये आंसर करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे भाई। बेसिक सा क्वेश्चन है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल ये है, टाइम t है, सेकंड r मीटर। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी बताना है आपको कब, टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर। अगर r ये है मेरे पास, r कुछ है मेरे पास, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर है ना। तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 4t का क्या हो जाएगा 4i कैप, ये क्या हो जाएगा प्लस 2t j कैप प्लस 5 का तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा ना, प्लस 0। तो ये 4i प्लस 2j होगा, मतलब 2t होगा वेलोसिटी। कब बोला वेलोसिटी, जब कितना हो टाइम, 1 सेकंड पर पूछा गया है, तो टाइम t आपको 1 पुट करना पड़ेगा। ये तो वेलोसिटी है, पर क्या ये वेलोसिटी 1 सेकंड पर है, नहीं, ये तो जनरलाइज वेलोसिटी है। टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर t का वैल्यू 1 पुट करोगे, अगर t का वैल्यू 2 पूछेगा तो 2 पुट करोगे, 3 तो 3 पुट करोगे। क्लियर हुआ। तो t इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, क्योंकि वही क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है ना। तो dr/dt मतलब जो वेलोसिटी है वो आएगा 4i प्लस 2j। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो करते हैं। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा v का, वो क्या निकलेगा, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट के अंदर 16 प्लस 4, रूट के अंदर 20, या फिर 2√5। सॉरी, यही आ रहा है क्या, √20 आ रहा है ना,
ठीक है ना, ये तो आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद ये तो आपका वेलोसिटी हो गया। अब जो इसका एक मिनट, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन सही लिखा है नहीं, ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहे, 4t, अच्छा एक सेकंड, अरे यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, फिर गड़बड़ कर दिया, ये स्क्वायर था तो ये मल्टीप्लाई में 2 भी तो आएगा, अरे टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा ना, तो ये 4 आएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा, अरे बोलो, 2 तो कोफिशिएंट हो गया, टी स्क्वायर का क्या बन गया, 2t बन गया, तो ये 4t हो जाएगा ना, ध्यान रखेंगे ऐसे सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। मेरे पास तो समय अभी कम है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब फटाफट खत्म हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर आएगा 16 और ये भी आएगा प्लस में 16, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 4√2 आ जाएगा, तो ये वेलोसिटी होगा इतना। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा टेन थीटा, वो होगा y/x, y कितना होगा इसमें 4, x कितना होगा 4, इसका मतलब 4/4 1, इसका मतलब थीटा कितना निकलेगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ए वाला होगा, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें थी इसमें अभी के लिए, है ना। एक दो क्वेश्चन हमारे अभी छूट गए क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है, अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होनी है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से करवा रहा था इसे। जो बाकी के क्वेश्चन है इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, एक क्वेश्चन ये वाला और एक क्वेश्चन ये वाला, इन दोनों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर के ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जो भी इसके आंसर होंगे या फिर सॉल्यूशन होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है ना, वहां पर हम इसको सॉल्यूशन डाल देंगे, इसको ट्राई कीजिएगा, टेक स्क्रीनशॉट, हो गया, इसको ट्राई कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी इसे करवाया भी है ना, पिछले समझाया था, इसको भी ट्राई कीजिए, ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया। चलिए, तो इतना हमारे पास अभी के लिए था, इस लेक्चर के लिए था, ठीक है ना। जो नेक्स्ट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, है ना, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए।